एफआईआर का दौर हो चुका है शुरू। समय रैना पे एफआईआर, समय रैना के शो पे जो जो जज बन के गया उन सब पे एफआईआर, सारे शो देखे जा रहे हैं। 30 से 40 लोगों पे एफआईआर हो चुकी है। समय रैना ने सारे शो डिलीट कर दिए हैं, सब कुछ चला गया है। पर क्वेश्चन ये है, क्या ये जो हो रहा है सब सही है? ये वीडियो में दो पहलू पे बात करना बड़ा जरूरी है। एक तो इंडिया का स्टैंड अप कॉमेडी सीन, और दूसरा ये सब जो हो रहा है इससे हमें क्या पता लगता है। माय नेम इज राज एंड दिस इज थॉट सेंटर। देखिए, पहले बात करना जरूरी है इंडिया के स्टैंड अप कॉमेडी सीन का। देखिए, स्टैंड अप कॉमेडी एक परफॉर्मेटिव आर्ट्स है जिसमें एक पर्सन ही होता है। वो ज्यादातर स्टेज पे खड़े होके आपको जोक सुनाता है और आप हंसते हैं। एक डबल थैंक यू मोमेंट बन जाता है जिसमें आप खुशी लेके आते हैं और उसको पैसे मिल जाते हैं। अब इंडिया में जो स्टैंड अप कॉमेडी सीन है ये कोई नया नहीं है, बहुत सालों से चल रहा है। और पहले जमाने में जॉनी लीवर भी एक तरह की स्टैंड अप कॉमेडी करते रहे हैं। पर फिर भी ये हर 3-4 साल में एक नई लहर आती है इंडिया में, क्योंकि ये एक इवॉल्विंग सीन है। ये सीन अभी पूरी अच्छी तरीके से डेवलप नहीं हुआ है। तो एक जमाने में जब मॉडर्न कॉमिक्स आए थे तो वो ज्यादातर इंग्लिश कॉमेडी करते थे, जोक्स भी इंग्लिश होते थे, स्टोरीज भी इंग्लिश होती थी। तो वो उसे मॉडर्न स्टैंड अप कॉमिक्स कहा जाता था, और जो आपकी हिंदी कॉमेडी वर्नाकुलर में करते थे उसे कहा जाता था कि यार ये वो लोग हैं जो ट्रेडिशनल हैं। अब इन दोनों को डिफरेंट डिफरेंट तरीके से देखा जाता था। जो मॉडर्न थे वो मॉडर्न सोसाइटी की बात करते थे, और जो ट्रेडिशनल थे वो अपने जोक्स वगैरह जो है वो ट्रेडिशनल सेंस में क्रैक करते थे, किसी का मजाक उड़ा दिया, किसी का कुछ कर दिया। अब कॉमेडी में वैसे तो कोई रूल्स नहीं होते। वर्ल्ड ओवर जहां पे ये अच्छे से डेवलप्ड हैं वहां कोई रूल्स बनाए नहीं जाते, बट एनालिसिस करने वाले तो एनालिसिस करते ही हैं। अब लोगों का कहना ये है कि भाई अगर आप उन चीजों के बारे में बात करके जोक्स क्रैक कर रहे हो, उनका मजाक उड़ा रहे हो जिनमें सोसाइटी में जिनके पास पावर है उनका कोई मजाक नहीं उड़ा पा रहा है, तो आप पंच अप कर रहे हो। भाई अगर बहुत कोई स्ट्रांग गवर्नमेंट है, कोई पॉलिटिशियंस हैं, कोई सिस्टम है, जो भी अथॉरिटी फिगर है जो जिससे आपको बैकलैश आ सकता है और आप उसका मजाक उड़ा रहे हो, तो लोग इससे पंच अप कहते हैं। भाई आप एक राजा के दरबार में जाके राजा का ही मजाक उड़ाओगे तो उसे कहा जाता है कि भाई इसने अच्छी कॉमेडी करी है। दूसरी होती है कि पंच डाउन। जो लोग पहले ही सोसाइटी में पावरलेस हैं या पहले ही सोसाइटी में डिस्क्रिमिनेटेड है, आप उन चीजों के बारे में मजाक उड़ा के आप लोगों को हंसाते हो तो उसे पंच डाउन कहा जाता है। भाई अगर किसी को कोई बीमारी है, अगर कोई किसी तरीके से डिसेबल्ड है या कोई क्राइम्स कमिट होते हैं और आप उनका मजाक उड़ाते हो तो इसे पंचिंग डाउन कहा जाता है। इसे अच्छी कॉमेडी नहीं माना जाता। अब हमेशा से इंडिया में माना जाता था कि जो वर्नाकुलर में कॉमेडी करते हैं, जो ट्रेडिशनल इंडियन लैंग्वेजेस में कॉमेडी करते हैं, हिंदी में या फिर जो भी आपकी रीजनल लैंग्वेजेस हैं उसमें कॉमेडी करते हैं, वो पंच डाउन करते हैं, पंच अप नहीं करते, अच्छी कॉमेडी नहीं करते। और जो मॉडर्न इंग्लिश में कॉमेडी करते हैं वो पंच अप करते हैं, जबकि ऐसा था नहीं। हर जगह हर तरह के लोग होते हैं। तो अब एक नई लहर आई है इंडिया में जहां पे हिंदी कॉमेडी करी जाती है पर मॉडर्न सेंस में करी जाती है। जाकिर खान एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है जिन्होंने ये शुरू करा है। वो कॉमेडी हिंदी में करते हैं पर मॉडर्न टॉपिक्स के ऊपर बात करते हैं। तो वो जो कॉमेडी है वो आजकल बहुत कॉमिक्स कर रहे हैं। अब एक नई लहर में बहुत नए लोग आए हैं, उसमें समय रैना भी है। समय रैना कॉमेडी ज्यादातर हिंदी में करते हैं, पर कहा जाता है कि वो वल्गर कॉमेडी करते हैं, अच्छी कॉमेडी नहीं करते। वो पंच अप करते ही नहीं है और पंच डाउन ही करते रहते हैं, दूसरों का मजाक उड़ाते हैं। और मजाक उड़ाते उड़ाते वो कुछ हदें क्रॉस कर देते हैं, कुछ ऐसी जगह पहुंच जाते हैं जिसे हम वल्गर कहते हैं, क्रूड कहते हैं। अब ऐसी कॉमेडी में वो पूरे अच्छे तरीके से गालियों का इस्तेमाल करते हैं, पूरे अच्छे तरीके से ऐसी ऐसी चीज़ों का मजाक उड़ाते हैं जो पहले ही सोसाइटी में पावर नहीं रखती, और इससे वो लोगों को खुश करते हैं और फिर अपने पैसे लेके अपने घर चले जाते हैं। तो उन्होंने एक शो बनाया, ये शो का नाम रखा इंडियाज गॉट लेटेंट। अब देखिए, ये जो एक वेस्टर्न शो है किल टोनी, इससे थोड़ा मिलता जुलता है।
अब मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने किल टोनी देखा, उन्होंने इंडियाज गॉट टैलेंट देखा और उसका मिक्सचर से कोई ऐसा शो बनाया है। अब इंडियाज गॉट टैलेंट में होता क्या था कि भाई कुछ लोग आते थे, अपना टैलेंट दिखाते थे, और यहाँ पे जो 6-7 लोग बैठे होते थे वो उसका भी मजाक उड़ाते थे, आपस में भी एक दूसरे का मजाक उड़ाते थे, और एक तरह की कॉमेडी करते थे जिसमें रोस्ट करा जाता था। अब ये भी एक कॉमेडी का तरीका होता है। रोस्टिंग का मतलब ये होता है कि आप दूसरे का मजाक उड़ाएंगे, पर दूसरा जो वहां स्टेज पे खड़ा है या जिसका मजाक उड़ाया जा रहा है वो भी इन ऑन द जोक जोक है। इसका मतलब क्या है कि उसको पता है कि उसका मजाक उड़ाया जा रहा है एंड ही इज हैप्पी विद इट, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर इसमें होता क्या है कि भाई यहां पे मजाक उड़ाते उड़ाते आप वो घेरा क्रॉस करते हो। घेरा क्रॉस कैसे करते हो? आप सिर्फ उसका मजाक नहीं उड़ा रहे जो स्टेज पे है, आप उसके एवज में हर चीज का मजाक उड़ाने का पसंद करोगे। अगर वो किसी रीजन से आता है तो आप उस चीज का मजाक उड़ा दोगे, अगर वो बेचारा डिसेबल्ड है तो आप उस चीज का भी मजाक उड़ा दोगे, अगर वो कुछ और चीजों में इन्वॉल्व है तो आप उन सब चीजों को एक स्टीरियोटाइप बना के उसका भी मजाक उड़ाओगे। देखिए मुझे इस चीज से कोई प्रॉब्लम नहीं है, और हर जो अच्छा इंसान है उसे पता है कि पावर उसके हाथ में है कि क्या वो देखना चाहता है क्या ना देखना चाहता है। अगर उसे इस तरह की कॉमेडी पसंद नहीं है तो उसे ये नहीं देखनी चाहिए। पर मेरा ये कहना है कि ये जो कॉमेडी है ये कोई नई नहीं है हमारे सोसाइटी के लिए, ऐसी कॉमेडी होती ही रही है हमारे यहाँ। हमारे यहाँ आज भी जो जोक्स मनाए जाते हैं या बोले जाते हैं या कन्वेंशनल जगह पे सुनाए जाते हैं या कवि सम्मेलनों में बोले जाते हैं, वो किसी का मजाक ही उड़ा रहे होते हैं। वो कभी पंच अप नहीं कर रहे होते, या वो कभी भी ऐसी बात नहीं करेंगे जिसमें आप सोचोगे यार 10 मिनट मेरे को सोचना चाहिए कि यार इसने जो बात कही है वो कितनी नई है। नहीं होता इंडिया में ऐसा। इंडिया में ज्यादातर दूसरे का मजाक उड़ाकर ही कॉमेडी करी जाती है, यही हमने सीखा है और हमें लगता है यही एक कॉमेडी का तरीका है। देखिए अब लोग टीवी चैनल्स पे आ रहे हैं, बड़े बड़े एंकर्स इनको बोल रहे हैं कि ये गलत कर रहे हैं, बहुत सारी वीडियोस बनाई जा रही है जहां इन कॉमेडियंस का मजाक उड़ाया जा रहा है, बोला जा रहा है कि यार इनको कॉमेडी भी नहीं आती है, बस गालियां दे लो, बस आके दूसरे का मजाक बना दो और यही इसी को वो कॉमेडी समझते हैं। ये बंद होना चाहिए, इस पे रेगुलेशन होनी चाहिए, कोई बिल आना चाहिए जिसकी वजह से ये ऐसा काम ना कर सके। पर कोई ये नहीं समझना चाहता कि ऐसी कॉमेडी इंडिया में एग्जिस्ट करती क्यों है। यहाँ पे हम वो वाली कॉमेडी क्यों नहीं देख पाते जिसे हम एनालिस्ट बहुत अच्छी कॉमेडी समझते हैं। देखिए सबसे पहली बात तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, कोई अच्छी बुरी कॉमेडी नहीं होती, कोई पंचअप नहीं होता, कोई पंच डाउन नहीं होता, कोई पंच साइडवेज नहीं होता। अगर जोक अच्छा है और उस पर लोग हंस रहे हैं तो एक डबल थैंक यू मूवमेंट बना है। इसका मतलब क्या है कि आपने उसको थैंक यू करा है कि यार आपने मुझे हंसाया, और उसने आपको थैंक यू करा है कि आपने पैसे देके यार मेरा जोक सुना, मेरी आर्ट की कदर करी। देखिए अब ये समझने वाली बात है, इट्स जस्ट लैंग्वेज, इट्स जस्ट जोक। एक जोक क्रैक करा गया जो एक मोमेंट में खत्म हो जाएगा। अगर जोक अच्छा नहीं लगा होता आपको, अगर आपको उस पर हंसी नहीं आई होती तो आप उस टाइम पे हंसे नहीं होते। अगर हंसे नहीं होते तो उससे पता है कि आपको हंसी नहीं आई, अगली बार आप शो में नहीं आओगे, आप मेरा जोक नहीं सुनोगे, तो वो अगली बार वो जोक सुनाएगा ही नहीं। तो आपको देखना चाहिए कि इस परफॉर्मेटिव आर्ट्स के दो पहलू हैं। परफॉर्मेटिव आर्ट्स ऐसी वर्क करती है, कोई मूवी बनाता है और आपको मूवी पसंद नहीं आती है तो अगली बार आप थोड़ा सा हिचकिचाते हो कि यार इस बंदे की मूवी मैं देखने जाऊं या ना जाऊं। अगर आप नहीं जाते तो इसका मतलब यही है कि उसने अच्छी मूवी नहीं बनाई। तो यहाँ पे दो साइड्स हैं। हम उनको तो जितना मर्जी बोल सकते हैं कि यार वो वल्गैरिटी करते हैं, वो सब कुछ करते हैं, पर सोसाइटी भी तो उसे मानती है कि ये अच्छे जोक्स क्रैक करे जा रहे हैं, वो हंसती है। अब समझने वाली बात है, यहाँ पे दुनिया में हमने देखा है कि बहुत अच्छे अच्छे कॉमेडियन भी आए हैं। जॉर्ज कार्लिन जैसे कॉमेडियन आए हैं जो आपको जोक भी सुनाते हैं और उसके बाद आपको सोचने पे भी मजबूर करते हैं कि जो बोला गया है वो कितना ज़्यादा डीप है। अब इंडिया में ऐसा क्यों नहीं होता? देखिए इंडिया में आपने पहले ही बहुत फ्रीडम करटेल कर दी है। आप यहाँ पंचअप करने की कोशिश भी करेंगे तो कहाँ पंचअप कर पाएंगे। आप पॉलिटिक्स के बारे में ज्यादा नहीं बोल सकते। जब आप ज्यादा पॉलिटिक्स के बारे में बोलने लग जाओगे तो लोग आपको फिजिकल हार्म तक भी जाएंगे, आपके शोज नहीं होने देंगे, आपको अपनी कला दिखाने देंगे ही नहीं। तो आप वो नहीं कर सकते। आप कल्चर इज अ बिग नो नो, आप कल्चर पे तो बिल्कुल नहीं बोल सकते। रिलीजन तो छोड़ ही दीजिए, बहुत कोसों दूर रहना पड़ता है। तो सोसाइटी में अथॉरिटी बची क्या?
आप किसी अथॉरिटी फिगर को बोल ही नहीं सकते। तो बचा ही क्या, जब आपने एक सोसाइटी में एक परफॉर्मेटिव आर्टिस्ट से एक बड़ा हिस्सा वैसे ही ले लिया, तो वो वही करेगा ना जो वो देख रहा है। और वो क्या देख रहा है, और वो सोसाइटी को देख रहा है, और देख रहा है आपके रिलेशनशिप्स कैसे हैं, आपकी भाषा कैसी है, आप एक दूसरे को कैसे ट्रीट करते हो, आपके ज़ाइटगाइस्ट या आपके पॉपुलर कल्चर में क्या बातें चल रही हैं, और उस पर वो जोक बनाएगा। अब हमारे पॉपुलर कल्चर में ही, हमारी सोसाइटी में ही ये सब चल रहा है। हम एक दूसरे से बात ऐसे करते हैं, प्यार से बात तो कोई करता नहीं, हम एक दूसरे से प्यार से बात नहीं करते, गालियां दे के बात करते हैं, तो वो उसी के ऊपर जोक बनाएगा। हमने खुद ही देखा है न्यूज़ चैनल्स में कैसे रीजन्स का मजाक उड़ाया जाता है, कैसे दूसरे जो पर्सन्स को बताया जाता है कि वो हमसे डिफरेंट है। ये सब तो आम है सोसाइटी में, स्टीरियोटाइप्स आम है। तो मजाक भी तो उसी का बनाया जाएगा, और तो आप उसको किसी का मजाक बनाने दोगे नहीं। तो ये भी समझने वाली बात है कि इन लोगों को परफॉर्मेटिव आर्ट्स में जब आप बांध रहे हो, तो उनको सर्कल ही में से काट के एक लाइन पे चलने को ही बोल रहे हो, तो वो एक ही जगह जाएंगे ना, उनके पास कुछ और नहीं है करने को। अब लोग आम कहेंगे कि अगर कुछ और नहीं कर सकते, यही सब करना है, तो छोड़ो ये सब, हम नहीं होने देंगे, आप कुछ और काम ढूंढ लीजिए, आप सब वो करिए। देखिए, हर पर्सन एक तरह का नहीं होता। कई लोगों में अंदर से एक अर्ज होती है कि वो क्रिएटिवली अपनी जो फ्रीडम्स हैं उसे एक्सरसाइज करें, और उसी से ही अपना प्रोफेशन बनाए। अब परफॉर्मेटिव आर्ट्स चलती है ऐसे, अगर कोई एक्टर बनना चाहता है तो उसको एक्टर बनना है। अब एक्टर बनने में उसको ये नहीं है कि उसके स्किल्स बहुत अच्छे हैं, नहीं, वो उसको दिखाना है लोगों को कि उसके स्किल्स कितने अच्छे हैं। अब कई लोगों को दिखाना है लोगों को कि उनकी राइटिंग कितनी अच्छी है। अब उसको दिखाने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। आप स्क्रीन राइटिंग दिखा सकते हैं, आप बुक लिख सकते हैं, और एक तरीका ये भी है कि आप जोक्स बहुत अच्छे लिखते हैं, आप स्टोरी इस तरह से बांधते हैं, या आपका जोक स्ट्रक्चर इतना अच्छा होता है कि लोग सुनते हैं आपको, और उसके बाद आप एक रिलीज पॉइंट रखते हैं, जिसे हम जोक कहते हैं, जिसे पंच कहते हैं, जिसे आप रिलीज पॉइंट रखते हैं जहां पे वो हंसते हैं, तो आपको ये लोगों को दिखाने में मजा आता है। ये परफॉर्मेटिव आर्ट्स का एक बड़ा पार्ट है। पर इंडिया में जब भी कोई नई चीज आपको दिखने लगती है, आपको लगता है कि यार ये चीज बहुत अच्छे से चल गई है, तो हमें उसमें सबसे पहले कमियां दिखती हैं। हमें ये नहीं दिखता कि इट्स पार्ट ऑफ एवोल्यूशन। अगर अभी ऐसा हो रहा है, अभी इतनी अच्छी तरीके से वो कॉमेडी नहीं हो रही है, तो लेट इट रन थ्रू, उसको चलने दीजिए। जब वो चलती रहेगी 5-6 साल, आपको पता लगेगा, आपका टेस्ट भी डेवलप होगा, आपको पता लगेगा ऐसे जोक्स पे हंसने का कोई ज्यादा मजा नहीं है, कोई अच्छी बात करो, तो वो भी चेंज होंगे, उनको भी इवॉल्व होना पड़ेगा, ताकि उनको पता लगेगा सोसाइटी इवॉल्व हो रही है। पर नहीं, हम उसे वहीं रोक देते हैं, हम उसे लॉस बना के, रेगुलेशन बना के, सब कुछ करके वहीं रोक देते हैं, ताकि वो डेवलप ही नहीं हो सके। अब देखिए, स्टैंड अप कॉमेडी रूटीन पे तो, और इस इंडस्ट्री पे तो मुझे इतना ही कहना है, बट इस पूरी कहानी का जो एक और हिस्सा है, उस पे हमें बात करना बड़ा जरूरी है कि क्यों इतने लोग इतनी जल्दी हर्ट हो जाते हैं, और एक हो हल्ला मच जाता है कि जिससे पॉलिटिशियंस बीच में कूद जाते हैं और लॉस बनाने शुरू हो जाते हैं। इसे हम आउटरेज इकोनॉमी कहते हैं, और इस पे बात करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आउटरेज इकोनॉमी समझने से पहले हमें इकोनॉमी में एक बेसिक कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा। देखिए, इकोनॉमी ऐसे चलती है कि कुछ उसमें हैव्स होते हैं, कुछ हैव नॉट्स होते हैं। इसका मतलब क्या है कि कुछ तो अच्छी नौकरियां कर रहे हैं, अच्छे बिजनेस कर रहे हैं, उन्हें इकोनॉमी से बहुत अच्छा ड्रॉ मिल रहा है, बहुत अच्छी चीजें कमा पा रहे हैं, जिसकी वजह से उनकी लाइफ अच्छी चल रही है, उसे हम हैव्स कहते हैं। और एक होते हैं हैव नॉट्स, जो इस इकोनॉमी का अच्छे से हिस्सा नहीं बन पा रहे, ना तो उनके पास कोई अच्छी नौकरियां हैं तो वो इतने पैसे नहीं देती कि उनकी जिंदगी अच्छी चल रही है, वो एक सर्वाइवल मोड में है कि बस वो कमाते हैं और बेचारे इतना ही ला पाते हैं कि जितना उससे अपना घर चला सके, उसे हम हैव नॉट्स कहते हैं। जो बड़ी इकोनॉमीज हैं वर्ल्ड में, जहां पे अच्छे तरीके से इकोनॉमी फंक्शन करती है, उसमें हैव्स ज्यादा होते हैं और हैव नॉट्स कम होते हैं। और जो अच्छे तरीके से इकोनॉमी फंक्शन नहीं करती, वहां पे हैव्स कम होते हैं और हैव नॉट्स ज्यादा होते हैं। अब इंडिया में यही देखा जाता है कि यहाँ पे हैव नॉट्स बहुत ज्यादा है और हैव्स कम है।
तो इससे मतलब क्या है कि बहुत ज़्यादा लोग खुश नहीं है अपनी ज़िंदगी से। उन्हें लगता है कि भाई हमारे पास कोई पावर नहीं है, कोई खुशी नहीं है, कोई चीज़ नहीं है जिसकी वजह से हम लुक फॉरवर्ड करें कि हम क्या करना चाहते हैं। हम तो सर्वाइवल मोड में आ गए हैं। और इसी के साथ एक और चीज समझना भी जरूरी है। देखिए, हैव्स और हैव नॉट्स तो एक अलग फिनोमिनन है इकोनॉमी में जो चलता है। एक ह्यूमन अर्ज होती है पावर की, ऑटोनॉमी की। देखिए, हम जब भी कभी अपनी लाइफ चलाते हैं, हमें चाहिए होता है कि हम अपनी लाइफ अपने तरीके से चला सके। ये ह्यूमन बेसिक अर्ज है कि हम अपने मर्जी के खुद मालिक हों। देखिए, मर्जी का खुद मालिक होने के लिए आपको एक असेंशियल चीज इकोनॉमीज में चाहिए होती है, वो होती है फाइनेंशियल ऑटोनॉमी। इतना आप पैसा कमा सको कि आप अपनी मर्जी की चीजें कर सको। ऑब्वियसली वो सोसाइटी के नॉर्म्स के अंदर होनी चाहिए, बट आप फिर भी अपने मर्जी के मालिक हो, कोई आपको आके कुछ ना बताए। जब इकोनॉमी में हैव नॉट्स बहुत ज्यादा होते हैं तो आपके पास ये पावर नहीं होती, क्योंकि आप अपनी मर्जी की जगह जाके खाना नहीं खा सकते क्योंकि वहां पैसे ज्यादा लगेंगे। आप अपनी मर्जी की जगह घूमने नहीं जा सकते क्योंकि वो जो पैसे लगेंगे वो आपके पास है नहीं। आप फॉरेन ट्रिप्स पे नहीं जा सकते। इतना तो इतना छोड़िए, आप अपनी मर्जी की नौकरी भी नहीं कर सकते क्योंकि नौकरियां ही नहीं है, या नौकरी जितनी है वो वहां तक आप पहुंच नहीं सकते। तो बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाती है आपकी पावर हंगर को सेशिएट करने में। तो हमारे पास कोई पावर नहीं रहती, कोई ऑटोनॉमी नहीं रहती, कोई मर्जी नहीं रहती। तो हम अंदर से इनहेरेंटली फ्रस्ट्रेट रहते हैं, हम अंदर से इनहेरेंटली परेशान रहते हैं, और इसका बहुत असर पड़ता है आउटरेज इकॉनमी पे। तो जब आप अंदर से पावरलेस फील करते हैं और आप किसी दूसरे को देखते हैं जिसके पास पावर है, जिसके पास पैसा है, जो अपनी मर्जी से कहीं भी पा रहा है, या अपनी मर्जी का खाना खा पा रहा है, या अपनी मर्जी के रेस्टोरेंट में जा रहा है, या वो एक तरह से सक्सेसफुल है, तो आपको अंदर से जेलिसी होने लगती है। वो जेलिसी का एक फॉर्म ये भी होता है कि अगर आप किसी और को देखते हैं कि वो अपनी मर्जी की चीजें कर पा रहा है, वो ऐसे प्रोफेशन में है, ऐसी चीजें वो करके पैसा कमा रहा है जिसमें आपको लगता है कि मैं भी कर सकता था पर मुझे मौका ही नहीं मिला, तो आपके अंदर की जेलसी भी बढ़ती है। तो एक तरफ फ्रस्ट्रेशन बढ़ती है कि आपके पास फाइनेंशियल ऑटोनॉमी नहीं है जिसकी वजह से पावर नहीं है, और एक तरफ आपकी जेलसी भी बढ़ती रहती है। अब ये कोई नया फिनोमिना नहीं है, ये हमेशा से होता रहता है। पर प्रॉब्लम इसमें ये आ गई है कि पुराने जमाने में ये जब आप टीवी पे देखते थे, आप बड़े बड़े मूवी स्टार देखते थे, आप किसी अमीर पर्सन को टीवी पे देखते थे, तो आप ज्यादा से ज्यादा टीवी को ही अपने गुस्से का शिकार बना लेते थे। आप कहते थे यार ये पर्सन ऐसा है, वैसा है, ये है, वो है, और ये बात आपकी चार दीवारी में रह जाती थी और आप अगले दिन उठ के फिर से काम पे चले जाते थे। अब सोशल मीडिया आने की वजह से क्या हुआ है कि आप अपनी फ्रस्ट्रेशन, अपनी जेलसी सोशल मीडिया के थ्रू वर्ल्ड तक पहुंचा सकते हो। अब जैसे आप हो वैसे ही बहुत सारे लोग और हैं। हर जगह हर पर्सन फ्रस्ट्रेटेड है। तो एक पर्सन की आवाज उठती है तो उसे दिखता है कि भाई 10 और ऐसे हैं, 20 और ऐसे हैं, 40 और ऐसे हैं, ऐसे ऐसे करके ये कुनबा बढ़ता जाता है। अब जब ये बहुत ज्यादा आवाज आने लगती है, बहुत ज्यादा लोग फ्रस्ट्रेशन दिखाने लगते हैं, तो कोई ये समझने की कोशिश नहीं करता कि ये फ्रस्ट्रेशन दिखा क्यों रहे हैं, या ये जेलसी हो क्यों रही है, या फिर ये इस पर्सन पे अटैक क्यों कर रहे हैं। वो ये सोचते हैं कि यार एक पर्सन एक हुजूम बन चुका है, ठीक है, और उसका हम फायदा कैसे उठा सकते हैं। अब इनको इस चीज का फर्क पड़ रहा है तो क्या करते हैं, इस पे कुछ एक्शन लेते हैं और अपना फायदा उठाते हैं। और देखिए, पॉलिटिशियन इस चीज में माहिर हैं। वो रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्व कर नहीं पा रहे, वो आपको जॉब्स नहीं दे पा रहे, वो रियल वर्ल्ड में क्राइम नहीं खत्म कर पा रहे, वो सोसाइटी को लिवेबल नहीं बना पा रहे। तो वो बहुत मुश्किल चीजें वो नहीं कर पा रहे, तो वो आसान चीजें करते हैं। आसान चीजें क्या है कि पहले ही जो पावरलेस है इकोनॉमी में, जो पहले ही ऐसा है जो अपना कोई आप पे एक्शन नहीं ले सकता, स्टेट तो बहुत स्ट्रांग है, तो उस पर स्टेट पावर दिखाओ ताकि ये हुजूम खुश कर लिया जाए। तो हुजूम को लगेगा कि हाँ यार ठीक है, वो पॉलिटिशियन या वो पार्टी मेरी बात करती है। मैंने बोला कि वो पर्सन गलत कर रहा था और उसने कहा हाँ भाई गलत कर रहा था, तो लो जी स्टेट पावर हम उस पर यूज कर देते हैं, हम उस पर एफआईआर करा देते हैं, इसको बंद करा देते हैं, लॉ बना देते हैं, बिल बना देते हैं, तो आप भी खुश हो जाओगे। अब आप ये भूल जाओगे कि असली प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई है।
इकोनॉमी में हैव्स ज्यादा होंगे तो अपने आप इकोनॉमी की आउटरेज चली जाती है। इकोनॉमी अच्छे से चलेगी, आप भी वो कर पाएंगे जो आप करना चाहते हैं, आपके पास भी वो पैसे होंगे जिससे आप अपनी जिंदगी अच्छे से चला पाएंगे, तो आप दूसरों पे आउटरेज नहीं करेंगे। पर ये नहीं कर पाते हम, ये पॉलिटिशियन से डिमांड नहीं करते कि अच्छी पॉलिसीज बनाओ, बस इसी बात से खुश हो जाते हैं कि किसी और की उसने ये पावर छीन ली, किसी और की फाइनेंशियल इकोनॉमी छीन ली, इसमें हमें बहुत खुशी मिल जाती है। बस फिर होता क्या है, इस पूरी इकोनॉमी में और लोग भी कूद जाते हैं, अब उनको भी तो पैसा बनाना है। ये आउटरेज का जो पूरा एक पब्लिक सेंटिमेंट बन चुका है, अब उसमें सबको पैसा भी तो बनाना है। अब जो एंकर सारा दिन खुद हेट स्पीच करते हैं, जो एंकर सारा दिन खुद हेटरेट फैलाते हैं, वो आके कूद के दूसरों को मोरालिटी लेसन देना शुरू करेंगे। अब वो बताएंगे कैसे वो पर्सन गालियां देता है, वो नई चीज नहीं, खत्म करो, आप परेशान हो, मैं आपके साथ हूं, मैं उसको बताता हूं कि कैसे ठीक करना है। पॉलिटिशियन कूद जाएंगे, वो कहेंगे कि हाँ यार देखो वो पर्सन ऐसा करता है। अरे भाई, अगर आपको इतनी ही प्रॉब्लम है तो आप सोसाइटी में हेट स्पीच कम कर दीजिए ना, आप सोसाइटी में क्राइम्स कम कर दीजिए, आप सोसाइटी में स्टीरियोटाइप्स कम कर दीजिए, आप सोसाइटी को लिवेबल बना दीजिए, पर वो नहीं हो पाएगा। तो इसलिए यहां कूद के हम क्या करते हैं, सारे पैसे बना लेते हैं, इससे हमें खुशी मिलती है और ये पूरी आउटरेज इकोनॉमी अच्छे से चलती है। और ये कोई नई बात नहीं है, अभी ये समय रहना और ऐसे कॉमेडियंस पे हो रहा है, थोड़े टाइम पहले ये कोई मूवीज पे हो रहा था, उससे पहले कुछ राइटर्स पे हो रहा था, ये चलता ही रहता है। जब भी आप सोसाइटी को अच्छे तरीके से फंक्शन होने नहीं देते, जब भी आप इकोनॉमी इस हिसाब से नहीं चलाते कि आपके पास ज़्यादा हैव्स हों और कम हैव नॉट्स हों, तो ये सब होना ही होता है। और हमारी प्रॉब्लम ये है कि हम इस चीज़ में फंस जाते हैं। हमारे यहाँ कोई लिबरल्स नहीं है, कोई कंजर्वेटिव्स नहीं है, कोई लिबर्टेरियंस नहीं है। ये एक वेस्टर्न कॉन्सेप्ट हमने बनाए हुए हैं कि कोई लेफ्ट की बात करता है, कोई राइट की बात करता है। भाई, लिबर्टेरियंस को फ्रीडम पसंद है, किसको इंडिया में फ्रीडम पसंद है? अगर फ्रीडम पसंद है तो अब छोड़ो, फ्रीडम ऑफ स्पीच दो उनको, नहीं पसंद किसी को, सब कूदे हुए हैं। लिबरल्स को इक्वालिटी पसंद है, अगर इक्वालिटी पसंद है तो सबको राइट है अपनी, अगर वो दूसरे को हर्ट नहीं कर रहा तो सबको राइट है अपनी आर्ट दिखा के पैसे कमाने का। और लैंग्वेज तो किसी को हर्ट नहीं कर सकती। तो आप इक्वालिटी के बेस पे उनको बोलो कि हाँ ठीक है, करने दो, किसको क्या फर्क पड़ता है। आपको पसंद नहीं है, आप चैनल चेंज कर लो, आपको पसंद नहीं है आप मत देखो। अगर बहुत लोग देखना छोड़ देंगे, वो अपने आप अपना कंटेंट चेंज कर देंगे। अगर कंजर्वेटिव को ट्रेडिशन पसंद है तो हमारे यहाँ तो ये ट्रेडिशनल है। हमारे यहाँ तो ऑब्वियसली जो हमारा एक दूसरे पे सटायर है, तंज है, या फिर हमारे यहाँ पे राजाओं को कुछ बोलने की परंपरा है, वो तो पुरानी चली आ रही है। हमारे यहाँ पे तो हंसाया जाता है, हंसा जाता है। आप सोसाइटी जब फंक्शन करती है तो ये सब चीजें होती हैं, तो आपके लिए तो ये ट्रेडिशन होना चाहिए, पर उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो तो कूद जाएंगे। यहाँ पे असल में सब इन्फ्लुएंसर है, सबको वही करना है जो अब हिट हो रहा है मार्केट में। जो लोग बैठ के ये सारी वीडियोस बना के उन कॉमेडियंस को परेशान कर रहे हैं, बोल रहे हैं इन पे लॉ बने, सब बने, वो सारे इसी पूरी इकॉनमी का हिस्सा हैं। मैं इसमें बड़े बड़े लेफ्ट के लिबरल एंकर्स की भी बात कर रहा हूँ, राइट के कंजर्वेटिव थिंकर्स की भी बात कर रहा हूँ, और हर यूट्यूबर की बात कर रहा हूँ जो इसमें कूद के ये हिस्सा बताना चाहता है कि भाई मैं अपनी हाजिरी लगा दूं, मैं अपनी प्रेजेंट लगा दूं कि मैं इस मुद्दे पे सोसाइटी के साथ था, मैं उस मुद्दे पे उस पर्सन के साथ नहीं था जिस पे सारी सोसाइटी की स्टेट पावर उसको परसिक्यूट कर रही थी। मैं आखिरी में बस इतना कहना चाहता हूं, मैं आपको जो बता रहा हूं, जो मेरा आपको बताने का सारा मोटिव है, वो ये है कि इन चीजों में कुछ नहीं रखा। आप आउटरेज इकोनॉमी से थोड़ा बाहर आइए, आप अपनी लाइफ पे फोकस कीजिए। अगर आप खुश नहीं है तो सोचिए वो खुशी क्यों नहीं है, क्या प्रॉब्लम्स है जिसकी वजह से मुझे दूसरे को बताना पड़ रहा है कि यार तू सोसाइटी में ऐसे चल। आप अपना कॉन्डक्ट देखिए, आपको कोई चीज पसंद नहीं आ रही, आप अपने ऊपर फॉलो कीजिए, आप दूसरे की मत सुनिए। अगर आप वीडियोस देखते हैं और आपको किसी चीज से स्ट्रेस बर्स्ट होता है, किसी से स्ट्रेस जाता है, चार लोग को हंसी आती है, आप उसको बंद कराने की कोशिश मत कीजिए।
अगर आपको वो पसंद नहीं, आप कुछ और देखिए। आप जो चीज देखते हैं अपने स्ट्रेस को मिटिगेट करने के लिए, सोचिए अगर कोई और उसे बंद कराने को आ जाए, कोई और आउटरेज इकोनॉमी लाके उसके ऊपर सारे अटैक करने लग जाए, तो आपको कैसा लगेगा? ये समझने वाली बड़ी जरूरत है हम सबको। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करना मत भूलिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि हमारी कम्युनिटी बढ़ सके। इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और अगर आपके कोई व्यूज़ हैं तो कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे ज़रूर बताइए। इन सब चीज़ों से मेरा वीडियोस बनाने का हौसला बढ़ता है। मुझे अच्छा लगता है कि एक कम्युनिटी ग्रो हो रही है जहाँ पे हम आइडियाज़ डिस्कस कर सकते हैं। माय नेम इज़ राज एंड दिस वाज थॉट सेंटर।